हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स क्या है, यानी किस तरह के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो वह ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस होता है और ना ही रेकरिंग डेसिमल में। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जिनका एंड हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और रेकरिंग डेसिमल मीन्स हुआ डेसिमल में रिप्रेजेंट करने पर जिसमें एक डिजिट या एक से ज्यादा यानी सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट करते हैं, इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। तो ये इरेशनल नंबर्स जो हैं इनको ना तो हम रेकरिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे 1.1010001 डॉट 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 हमने यहां दिया। अब यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 0 रिपीट तो हो रहा, लेकिन ये इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा। यहां 2 1 के बीच में 1 0 है, यहां 2 1 के बीच में आ गया 2 0, यहां 2 1 के बीच में 3 zeros। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा, इसको हम लोग रिपीटिंग नहीं कहेंगे। और ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि यहां पर हमने डॉट 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 दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहेगा, इसका कहीं कोई एंड नहीं मिलेगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, 2.31131113111 फिर आगे 4 टाइम्स हम लोग 1 लिखेंगे। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। और जो रूट वाले नंबर्स हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, उनका अगर हम स्क्वायर रूट करें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह के जो भी नंबर्स आएंगे उनको भी हम लोग इरेशनल नंबर्स कहेंगे, क्योंकि इनको अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी न तो टर्मिनेटिंग होंगे और न ही रिपीटिंग होंगे। तो जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। जो नॉन परफेक्ट क्यूब हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, उनका अगर हम क्यूब रूट करें, जैसे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स ही होंगे। अब परफेक्ट क्यूब जैसे होता है, परफेक्ट क्यूब जैसे 8 है, ये 2 का क्यूब होता है तो परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर हम 8 का अगर हम क्यूब रूट करें, क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये तो आ जाएगा 2, तो यह तो रैशनल नंबर हो गया, यह इरेशनल नंबर नहीं हुआ। तो ये क्यूब रूट अगर ले रहे हैं तो ये जरूरी है कि अंदर में रूट के अंदर जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहना चाहिए। जैसे अंडर रूट 4 हम लोग लेते हैं तो ये आ जाता है 2, तो यह एक रैशनल नंबर है। तो इरेशनल होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंदर में नहीं होना चाहिए। अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो परफेक्ट क्यूब नंबर अंदर में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम लोग इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। सम यूजफुल रिजल्ट्स। फर्स्ट वन है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कोई भी इरेशनल नंबर है उसमें अगर हम नेगेटिव साइन यानी माइनस साइन लगा दें तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, उसमें अगर हम माइनस साइन लगा दें तो यह भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। √3 इरेशनल नंबर है, इसमें माइनस साइन लगा देते हैं, ये इरेशनल नंबर हुआ। √5 है इरेशनल नंबर, माइनस साइन लगाए, ये इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर में माइनस साइन लगा दें तो वह इरेशनल नंबर ही होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी
एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सम करें तो वो भी इरेशनल नंबर आएगा, और डिफरेंस करें तो वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3 + √5। 3 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। ये पूरा का पूरा नंबर जो है वह एक इरेशनल नंबर ही है। 5 - √2, 5 एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर, ये दोनों का डिफरेंस जो है यह भी एक इरेशनल नंबर ही है, एटसेट्रा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यानी कि एक रैशनल नंबर, वो भी ऐसा रैशनल नंबर जो नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो को छोड़कर जो भी रैशनल नंबर्स हैं जीरो के अलावे, उसको अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3 × √5। ये क्या हुआ 3 √5, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यह एक इरेशनल नंबर है। 2 × √7 यानी -2 √7, यह एक इरेशनल नंबर है। यहां पर क्या है कि जो ये रैशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पर 0 × कोई भी इरेशनल नंबर ले लेते हैं, मान लो √5, तो ये आ गया 0, एक रैशनल नंबर ये आ गया, यह एक रैशनल नंबर है। 0 जो है वह एक रैशनल नंबर है, यानी कि 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल को तो ये 0 आ जाता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। इसीलिए डेफिनेशन में यहाँ पर नॉन जीरो रैशनल नंबर लिखा हुआ है। कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। ये नेक्स्ट वन है, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। यानी कि कोई भी दो इरेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें या एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें या फिर दोनों का प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें एक को दूसरे से, या कोसेंट फाइंड करें यानी एक नंबर को, इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करें, तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वह भी इरेशनल नंबर ही हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एक इरेशनल नंबर है 2 + √3 और दूसरा इरेशनल नंबर है 2 - √3। इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये √3 और √3 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 + 2 आंसर आएगा 4, जो कि एक रैशनल नंबर है। यानी कि दो इरेशनल नंबर्स को हमने ऐड किया तो एक रैशनल नंबर मिला। यहाँ ये भी इरेशनल नंबर था 2 + √3 और 2 - √3 भी एक इरेशनल नंबर ही है, लेकिन दोनों का सम हो गया रैशनल। हम लोग डिफरेंस देखते हैं, 3 - √2 और -5 - √2। यहां भी अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये -√2 यहाँ है और ये माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, और 3 - 5 हो जाएगा -2, यानी कि यह भी एक रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो रैशनल नंबर हो गया। हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं 2 + √3 और 2 - √3। ये 2 + √3 भी एक इरेशनल नंबर है, 2 - √3 भी एक इरेशनल नंबर है। इसका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ a + b और a - b का फॉर्मूला लगता है, और ये a² - b² यानी 2² - √3² हो जा रहा है, जो कि 4 - 3 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। यानी कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वह रैशनल नंबर भी हो सकता है। कोसेंट अगर हम देखें, √8 / √18, √8 / √18, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2 और √18 को लिख सकते हैं 3 √2,
यहाँ पर √2 और √2 कैंसिल हो गया, बचा 2/3। ये √8 भी एक इरेशनल नंबर है, √18 भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों का जो कोसेंट हुआ ये 2/3 एक रैशनल नंबर है। अब हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहां हमने एग्जांपल के लिए लिया है √2 एंड √3। तो √2 और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन है, यहां पर ये 0 है, ये 1 2 3 4 ये इक्वल इंटरवल पर लिया जाता है। ये 0 1 मीन्स ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट मार्क किया है, ये 1 है, इसका नेम हम लोग लिख सकते हैं A। अब ये √2 को हम पहले रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं यहां पर √2 स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें, पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी रूल को ये फॉलो कर रहा है, उसी रूल को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि 1 को हम लोग परपेंडिकुलर और 1 को अगर हम बेस ले लें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये √2 जो होगा ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये लेंथ हम लोग वहां पर पता कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लें जिसका बेस 1 हो जाए और उसका परपेंडिकुलर भी 1 हो, यानी दोनों साइड उसका हाइपोटेनस को छोड़ के जो दो साइड बच जा रहा है वो दोनों अगर 1 1 हो जाए तो हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। एक साइड हमने यहाँ पर 1 ले लिया है, 0 से 1, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ये बेस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये भी 1 ही यूनिट का ड्रॉ करेंगे, ये भी 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे। हम चाहे तो इसको बड़ा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ से हम लोग कंपास से मेजर कर लेंगे इसको, इधर नीडल इधर पेंसिल रख के, फिर यहाँ नीडल रख के यहाँ पर पेंसिल से 1 यूनिट पर ऐसे कट कर लेंगे, ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। यहां से अगर हम मिला देते हैं ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस हो गया, इसको हम लोग B ले लेते हैं, तो ये OB जो है ये √2 यूनिट हो जाएगा, √2 यूनिट्स हो गया ये OB। ये पाइथागोरस थ्योरम से यहां हम लोग देख चुके हैं, यहां पर 1 स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये √2 स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर आ रहा है, तो हाइपोटेनस हो गया इसका √2। तो ये लेंथ जब √2 हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास से इसको यहाँ पर मेजर करेंगे, यानी यहाँ पर कंपास का नीडल लगाएंगे और यहाँ पेंसिल रखेंगे ऐसे करके और यहाँ से ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो ये घूमकर यहाँ से कहाँ आएगा, ऐसे इस तरह से यहाँ आएगा। तो इस पॉइंट को अगर हम P मान लेते हैं तो ये OP लेंथ भी उतना ही होगा जितना OB लेंथ है। OB लेंथ कितना है, √2 है, तो यहाँ OP लेंथ भी जो है ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा ये पॉइंट। Here OP इक्वल टू √2। इस तरह से हमने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अब दूसरा हमको देखना है √3। √3 देखना है, √3 को भी इसी तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखते हैं। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, इसको 3 को भी हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर √2 को बेस और 1 को अगर परपेंडिकुलर ले लिया जाए तो √3 इसका हाइपोटेनस होगा। यहां भी हम लोग यहां लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो लिखे एक ही बात है। तो एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर लेना है हमको, चूंकि √2 पहले से यहाँ पर बेस में है हमारे पास, इसलिए हमने √2 को बेस ले लिया। ये OP जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, तो ये OP पहले से यहाँ लिया हुआ है, तो ये बेस हो गया। तो हमको परपेंडिकुलर 1 यूनिट का चाहिए, यहाँ पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हमको चाहिए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहां से 1 यूनिट मेजर कर लेंगे, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट मेजर कर लेंगे हम, और फिर यहाँ पर कंपास से और फिर यहाँ पर निडल को रख के पेंसिल से यहाँ ऐसे कट कर देंगे। जितना हाइट पर ये है उतना ही हाइट पर ये भी रहेगा, ये 1 यूनिट हो गया।
ये 1 यूनिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, O से ये C मान लेते हैं इसको, तो O से C को ऐसे मिलाएंगे, O से C को मिलाएंगे, ये OC हो गया। अब ये OC का लेंथ जो होगा ये √3 होगा। ये हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से देख लिए हैं। इसका एक साइड √2 है और दूसरा साइड है 1। तो इस तरह से इसका OC जो है हाइपोटेनस जो होगा ये √3 यूनिट्स हो जाएगा, √3 यूनिट्स हो गया। ये √3 यूनिट्स हो गया। अब फिर हम लोग कंपास से यहाँ पर मेजर करेंगे और यहाँ से ऐसे घुमाएंगे कंपास को, तो यहाँ जहाँ पर आएगा यही √3 यूनिट हो जाएगा ऐसे। ये पॉइंट Q ले लेते हैं, ये हो गया √3, पॉइंट Q हो गया, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी OQ लेंथ जो है ये √3 हो जाएगा। इस तरह से हमने √2 और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। आगे कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है √5 एंड √6। ये √5 एंड √6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये √5 जो है, 5 को देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ऐसे दो नंबर्स के स्क्वायर के सम में इसको सम के रूप में इसको लिखना रहता है, जिन दो नंबर्स को हम लोग आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को भी हम लोग आसानी से नंबर लाइन पर खोज लेंगे कहाँ है, और ये 1 कहाँ है इसको भी हम लोग खोज लेंगे आसानी से, हमको इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसी 2 के स्क्वायर के फॉर्म में हमने 5 को लिखा। अब 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में आ गया है। ये क्लियर है कि हाइपोटेनस जो है वो √5 होगा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये √2 और 1 में से किसी भी एक को बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर ले लें, तो ये √5 जो है उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा निश्चित रूप से। तो हम लोग यहाँ पर हमने बी सिलेक्ट किया है 2 को, यहाँ पर 2 आसानी से हमको मिल जा रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है हमको, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है। ये इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ये 2 यूनिट्स पर है। अब यहाँ पर हमको कितना चाहिए परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट। यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आगे ऐसे एरो लगा लिए। अब 1 यूनिट मेजर करना है हमको, यहाँ से 1 यूनिट सिर्फ मेजर करना है, 0 से 1, 2 नहीं मेजर करना है, 0 से 1 यूनिट मेजर करना है। और यहाँ पर निडल को लगा के पेंसिल से यहाँ ऐसे कट कर देंगे, तो ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट। इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। अब ओ से हम लोग बी को ऐसे मिला देंगे, ऐसे बी को मिला दिए, ओ से बी को। अब ये ओ बी लेंथ जो होगा ये निश्चित रूप से √5 यूनिट्स होगा, √5 यूनिट्स होगा ओ बी का लेंथ। यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देख लिए हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड अगर 2 और दूसरा 1 यूनिट का हो, तो इसका हाइपोटेनस जो होगा √5 यूनिट्स का होगा। अब यहाँ कंपास से इसको हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ निडल यहाँ पेंसिल को लगाएंगे और यहाँ से ऐसे घुमा देंगे ऐसे। जो पॉइंट हमको P मिलेगा ये OP लेंथ जो होगा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। हियर OP इक्वल टू √5। अब √5 से हमको √6 बनाना है। 1 यूनिट आगे बढ़ना रहता है तो उसमें बहुत आसानी होती है। जैसे पिछले वाले में हमने देखा √2 बनाने के बाद तुरंत √3 बनाए थे, तो वहां पर हम क्या किए थे, ये आगे जो मिला है हमको P पॉइंट जो मिला है यहीं पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहता है 1 यूनिट का, अब फिर वहां से मिला देते हैं तो मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर हम चेक कर ले सकते हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √5 को अगर हम बेस ले लें और 1 को परपेंडिकुलर ले लें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर हो गया ये, यानी कि हाइपोटेनस इसका √6 हो जाएगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर ले तो √5 तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं ये OP लेंथ जो है ये √5 है, हमारा बेस मिल गया है। हमको परपेंडिकुलर 1 यूनिट का चाहिए। यहाँ से एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ कट कर लेंगे और ये पॉइंट जो मिला हमको C इसको मान लेंगे और यहाँ से C को ऐसे मिला देंगे ऐसे।
ये लेंथ जो होगा ये √6 यूनिट्स हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग मेजर करके कंपास से और ऐसे घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया पॉइंट Q मिल गया। यही पॉइंट Q जो है ये √6 है। अब आगे अगर हमको √7 फाइंड करना है तो फिर यहाँ 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ से मिला के ऐसे आगे बढ़ेंगे, √7 हो जाएगा, फिर √8 हो जाएगा। उसके बाद आएगा √9, तो √9 तो 3 पर पहुंच जाएगा, √9 का वैल्यू 3 होता है। उसको अलग से इस तरह से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सीधे मेजर करेंगे, ये 1 2 आगे मिलेगा हमको 3। तो उसके लिए कोई अलग से इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 20 ले लेते हैं, √20 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग यहाँ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 20। अब 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 प्लस 4 हो जाता है 20। यानी कि 4 को अगर हम बेस और 2 को परपेंडिकुलर ले लें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो √20 उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं, इधर 4 ले लेते हैं, ले लेंगे, इधर 2 यूनिट लेना पड़ेगा हमको, 2 यूनिट, फिर हम लोग मिला करके इसी तरह से जैसे इसमें हमने किया है आगे हम लोग बढ़ेंगे तो √20 मिल जाएगा। इस तरह से कोई भी इरेशनल नंबर हो उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं।